हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 के बारे में। इसके अंदर हमने कुछ फैशन की टर्म्स पढ़ी थी। इसके अलावा हमने जो फैशन साइकिल है उसको पढ़ लिया था। उसकी कौन कौन सी स्टेजेस है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आपके बनता है। जो भी टर्म्स है वहाँ से भी आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट है फैशन मर्चेंडाइजिंग, यानी कि फैशन का व्यापारीकरण क्या है। व्यापार जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेड यानी कि सामान का क्रय विक्रय करना। अब बात आती है फैशन मर्चेंडाइजिंग, यानी कि फैशन का व्यापार किस तरह से होता है, तो उसको हम किस तरह से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फैशन मर्चेंडाइजिंग रेफर टू द प्लानिंग रिक्वायर्ड टू हैव द राइट मर्चेंडाइज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट प्राइस एंड विद द राइट सेल्स प्रमोशन। जो फैशन मर्चेंडाइजिंग है वो वर्ड इसलिए रेफ़र किया जाता है कि जो भी प्लानिंग हो, किस चीज़ से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, फैशन को प्रमोट करने से रिलेटेड, फैशन की सेल करने से रिलेटेड, जो भी प्लानिंग हो वो सही टाइम पे हो, वो सही प्लेस पे हो, वो सही प्राइस में हो और वो सही सेल प्रमोशन में हो। यानी कि जो भी फैशन है उसके लिए हम सही टाइम, सही प्लेस, सही प्राइस और सही सेल्स प्रमोशन अगर चुनेंगे तो वो फैशन जो है वो हमारा आगे तक जाएगा। ओ इफ़ ऑल दीज कंडीशंस आर प्लान वन कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर कोई भी इस तरह से इन कंडीशंस से प्लानिंग करता है तब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर पाता है। क्योंकि अगर कोई भी फैशन किसी टाइम आता है और उस टाइम, उस दौरान हम सही प्लानिंग करें और उस फैशन को जहाँ तक डिमांड है वहाँ तक सही टाइम पे सही प्राइस में पहुँचा दें तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फैशन मर्चेंडाइज़र, यानी कि जो फैशन का व्यापारी होता है वो कौन होता है। फैशन मर्चेंडाइज़र इज ए पर्सन हु फैसिलिटेट कन्वर्जन ऑफ इंस्पिरेशन इनटू डिजाइन, uses technology to conceptualize and address the planning, production, promotion, and distribution of products in the fashion industry to meet the needs and demands of a consumer. फैशन मर्चेंडाइजर यानी कि फैशन व्यापारी एक वो पर्सन होता है जो कि जो भी डिजाइंस है उनके इंस्पिरेशन के द्वारा, दूसरा टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी डिजाइंस है उनको कंसेप्चुलाइज करता है यानी कि रियलिस्टिक बनाता है, और प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स के द्वारा वो जो भी अपने कंज्यूमर्स होते हैं उनकी नीड्स और उनकी डिमांड को पूरा करता है। यानी कि जो फैशन का व्यापारी होता है वो कौन होता है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है उनके द्वारा जो भी उसके माइंड में जो भी डिज़ाइन होते हैं उनको कंसेप्चुलाइज करता है, उनको रियलिस्टिक फॉर्म में लेकर आता है, और दूसरा जो भी कंज्यूमर है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रमोशन करेगा और उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो भी उनके कंज्यूमर है वहाँ तक उसको पहुँचाएगा। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड फैशन मर्चेंडाइजिंग वेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन द रोल दैट फैशन मर्चेंडाइजिंग प्लेज इन मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग फैशन आइटम्स। अगर हमें फैशन मर्चेंडाइजिंग टर्म को अच्छे से समझना है तब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो एक फैशन मर्चेंडाइजिंग होता है उसका रोल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, बाइंग में क्या होता है, प्रमोटिंग में और सेलिंग में क्या होता है। यानी कि जो भी फैशन के आइटम्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी बाइंग, उनकी प्रमोटिंग और उनकी सेलिंग में जो एक फैशन मर्चेंडाइजर होता है उसका क्या रोल होता है, जब हम उसको समझ लेंगे तब हमें फैशन मर्चेंडाइजिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले है इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो फैशन मर्चेंडाइजर होता है उसका रोल किस तरह से होता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो भी फैशन, जो भी टेक्सटाइल फैशन है वहाँ पर जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है उनका निर्माण होना, वहाँ पर जो एक फैशन मर्चेंडाइजर है उसका रोल किस तरह से होता है। In manufacturing, a fashion merchandiser makes significant input on the types of fabrics used to make a piece of clothing. एक क्लोथिंग का पीस बनाने के लिए, एक फैब्रिक को एक ड्रेस को बनाने के लिए वो अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक है उनका किस तरह से यूज करता है।
कितने सिग्निफिकेंट तरीके से वो यूज करता है। Having a strong historical and socio-cultural understanding of the fabric helps change a designer's vision into reality. जो भी मर्चेंडाइजर होता है, जो भी फैशन मर्चेंडाइजर होता है, अगर उसको हिस्टोरिकल और सोशियो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है फैब्रिक की, तब वो चीज़ें उसकी जो भी डिजाइनर की को विजन होता है रियलिटी में, उसको हेल्प करेगी। यानी कि कोई भी डिजाइनर होता है, अगर उसको फैब्रिक की हिस्ट्री, अगर उसको फैब्रिक का सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स मालूम है, तब जो भी वो डिज़ाइन करेगा वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा और उसको उसमें हेल्प मिलेगी। By applying the knowledge about fabric and clothing construction, a fashion merchandiser takes a designer's piece and find the best way to manufacture the item, at the same time taking things like price and target market into consideration. और ये जो फैब्रिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है, उसको अप्लाई करके जो भी फैशन मर्चेंडाइजर होते हैं वो क्लोथिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि कपड़े बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो डिजाइनर्स होते हैं उनको भी वो एक बेस्ट वे बता सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग आइटम में। सेम टाइम में वो जो प्राइस है और जो टारगेट मार्केट है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि जो भी ड्रेस या जो भी फैशन आइटम मार्केट में आएगा उसका प्राइस कितना डिसाइड करना है और टारगेट मार्केट कौन सा है। टारगेट मार्केट का मतलब है कि जो फैशन मर्चेंडाइजर है वो ये देखता है कि मुझे जो ये मेरा प्रोडक्ट है उसको कौन से मार्केट में सेल करना है। नेक्स्ट है बाइंग, खरीदना। बाइंग becomes part of fashion merchandising when a merchandiser buys fashion items to be presented in a store। हम बात कर रहे थे कि जो फैशन मर्चेंडाइजिंग है वो किस तरह से अलग अलग लेवल पर काम करता है। सबसे पहले हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से जो फैशन मर्चेंडाइजिंग है वो काम करता है। अब हम देखेंगे बाइंग में। तो जो बाइंग है वो भी एक फैशन मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है और इसके अंदर जो भी एक मर्चेंडाइजर होता है, जो भी एक व्यापारी होता है, वो अपना जो भी स्टोर होता है या जो भी शॉप होती है उसके लिए फैशन आइटम बाय करता है, खरीदता है। ए फैशन मर्चेंडाइजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द टारगेट मार्केट फॉर द फैशन आइटम एंड ऑल्सो बी वेरी वेल वर्स्ड इन फैशन ट्रेंड्स एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। और एक जो फैशन मर्चेंडाइजर होता है उसको अपना जो भी टारगेट मार्केट है उसके लिए अवेयर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी फैशन के आइटम हैं उनके लिए अवेयर होना चाहिए और जो फैशन ट्रेंड चल रहा है उसका एनालिसिस करना और आगे आने वाले टाइम में जो फैशन है उसका पूर्वानुमान लगाना, इस तरह की योग्यता एक फैशन मर्चेंडाइजर में होनी चाहिए। दिस अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट ऑर्डरिंग। अगर किसी भी फैशन मर्चेंडाइजर में इस तरह की योग्यता होगी कि उसको अपना जो टारगेट मार्केट है वो पता हो, उसको अपना जो भी फैशन ट्रेंड चल रहा है उसका ज्ञान हो और इसके साथ ही साथ उसको फैशन फोरकास्टिंग का भी ज्ञान हो, तब वो सही चीज़ें अपने स्टोर के लिए ऑर्डर करेगा। ए फैशन मर्चेंडाइजर वर्किंग विद ए डिज़ाइनर विल वंस अगेन ऑफर एक्सपर्टाइज टू द डिज़ाइनर और टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक। और इससे क्या होगा, जब एक्यूरेट चीज़ें ऑर्डर की जाएगी तो जो एक फैशन मर्चेंडाइजर है वो डिज़ाइनर के साथ मिल करके और उस डिज़ाइनर को भी अपने जो भी एक्सपीरियंस है उनसे उसको भी हेल्प करेगा और जो भी टेक्सटाइल जो भी फैब्रिक वो डिज़ाइन करना चाहता है तो उसमें भी हेल्प करेगा। यानी कि एक फैशन मर्चेंडाइजर जो होता है वो डिज़ाइनर की भी हेल्प करता है क्योंकि उसको फैशन ट्रेंड का ज्ञान है और उसको अपने जो फैशन फोरकास्टिंग है उसका ज्ञान है। तो इसलिए वो जो भी डिज़ाइनर्स होंगे उनको जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड के बारे में अवगत करवाएंगे। In the event that fashion merchandiser is working for the designer, promoting and designer's products to stores that may want to buy large quantities in is a number one priority role। और अगर हम बात करें प्रमोटिंग में, तो प्रमोटिंग में जो एक फैशन मर्चेंडाइजर होता है वो किस तरह से कार्य करता है। द डिज़ाइनर्स प्रोडक्ट टू स्टोर, कि वो जो भी डिज़ाइनर होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको वहाँ जो डिज़ाइनर बनाते हैं वहाँ से लेकर के वो अपने स्टोर तक लेकर आते हैं और वहाँ पर वो सेल करते हैं। नॉट ओनली इज़ द फैशन मर्चेंडाइजर रिक्वायर्ड टू हैव ए क्रिएटिव माइंड एंड स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल्स, प्रोडक्शन स्किल्स मस्ट बी शार्प एज वेल। जो फैशन मर्चेंडाइजर होते हैं उनमें ना केवल एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है बल्कि उनके अंदर एक विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल भी होती है और प्रोडक्शन स्किल भी उनमें शार्प होती है।
फैशन मर्चेंडाइजिंग प्रमोट्स ए डिजाइनर्स आइटम थ्रू द यूज ऑफ फैशन शोज where creations and visual effects are exaggerated to capture the attention of potential buyers। कोई भी फैशन मर्चेंडाइजर होता है उसके अंदर इस तरह की स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी जो भी फैशन आइटम्स है उनको अपने स्टोर में इतने क्रिएटिव तरीके से रखें कि जो बायर्स है उनका ध्यान वो अपने आप ही खींच ले। इसलिए जो भी फैशन मर्चेंडाइजर होता है उनमें एक क्रिएटिव माइंड तो होना ही चाहिए, इसके साथ ही साथ उसमें विजुअल जो स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल है वो भी होनी चाहिए। एडिशनली फैशन मर्चेंडाइजर्स सीक आउट द टारगेट मार्केट फॉर ए डिजाइनर्स क्लोथिंग सच ए चिल्ड्रंस क्लोथिंग स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर्स और डिस्काउंट रिटेलर्स। और इसके साथ ही साथ जो फैशन मर्चेंडाइजर होते हैं उनका टारगेट मार्केट भी अलग अलग होता है, अलग अलग क्लोथ के हिसाब से। जैसे जो डिजाइनर्स क्लोथिंग होते हैं, जैसे कि जो बच्चे हैं उनके क्लोथिंग के स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं या डिस्काउंट रिटेलर्स होते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग। सेलिंग के अंदर जो फैशन मर्चेंडाइजिंग है उसका क्या रोल है? द फाइनल कंपोनेंट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग इज सेलिंग। जो फाइनल कंपोनेंट है फैशन मर्चेंडाइजिंग का वो सेलिंग है। हमने बात करी पहला हमारा कंपोनेंट क्या था? पहला कंपोनेंट था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या था? बाइंग, तीसरा कंपोनेंट था प्रमोटिंग और चौथा कंपोनेंट है सेलिंग। यानी कि आपके क्वेश्चन आ सकता है कि फैशन मर्चेंडाइजिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये चारों कंपोनेंट लिखने होंगे और डिटेल से एक्सप्लेन भी करने होंगे। A fashion merchandiser who works with a designer is responsible for selling fashion items to store which then sell to consumers। जो भी फैशन मर्चेंडाइजर डिज़ाइनर के साथ काम करते हैं तो उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिज़ाइनर के द्वारा जो भी ड्रेस डिज़ाइन की गई है उस ड्रेस को वो अपने स्टोर तक लेकर आएँ और कंज्यूमर तक उनको सेल करें। Again, the merchandiser must have an idea about forecasting and market trends to give recommendation regarding production of the item। और दोबारा फिर से हम ये कह रहे हैं कि जो मर्चेंडाइजर होता है उसको फैशन फोरकास्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आइटम है, उनके प्रोडक्शन की रिकमेंड कर सके। क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ए मर्चेंडाइजर मस्ट ऑफर सजेशन ऑन हाउ टू डिस्प्ले द आइटम्स विद इन द स्टोर। और क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट है एक मर्चेंडाइजर के लिए, क्योंकि जो एक मर्चेंडाइजर होता है वो अपने स्टोर के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उनको किस तरह से डिस्प्ले करेगा वो उसकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। When a fashion merchandiser works for a retail store, responsibilities include buying and purchasing fashion items within the store। अगर कोई एक फैशन मर्चेंडाइजर अपने रिटेल स्टोर में काम करता है तब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जो वस्त्र जो है या जो भी आइटम्स है उनको बाय करेगा, इसके साथ ही साथ वो अपने स्टोर में उन फैशन आइटम को प्रेजेंट भी करेगा। Merchandising takes place at several levels. In fashion industry there are 3 levels of merchandising। जो मर्चेंडाइजिंग है उसके अलग अलग लेवल्स हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें फैशन इंडस्ट्री में तो ये 3 लेवल पर होती है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ मर्चेंडाइजिंग और डिफाइन द लेवल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। तो आपके कितने लेवल हैं? 3 लेवल है। पहला है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग। अगर हम बात करें रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट फंक्शन विद इन द फैशन इंडस्ट्री। ये एक फैशन इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट फंक्शन है। यहाँ से भी आपके छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसका स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका ऑप्शन आना चाहिए रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग। इट इज़ द बिजनेस दैट मूव्स द फैशन वर्ल्ड फ्रॉम डिजाइनर शोरूम टू रिटेल सेल्स फ्लोर एंड इनटू द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। और जो बिजनेस होता है फैशन डिजाइनिंग का वो या फैशन का वो किस तरह से चलता है? ये मूव करता है फैशन वर्ल्ड फ्रॉम डिजाइनर शोरूम से कहाँ पर मूव करता है? रिटेल स्टोर्स की ओर, और वहाँ से ये जाता है कंज्यूमर के हैंड में। यानी कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो अपने द्वारा जो भी आइटम है उनको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद में वो डिजाइनिंग किए हुए आइटम जाते हैं आपके रिटेल स्टोर में और वहाँ से जाते हैं कंज्यूमर्स के हाथ में। इट इज़ अचीव्ड बाय द इंटरनल प्लानिंग दैट टेक्स प्लेस विद इन ए रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सारी प्लानिंग है, यानी कि जो डिजाइनर शोरूम से लेकर के कंज्यूमर तक जो भी प्रोडक्ट जाता है उसकी सारी जो इंटरनल प्लानिंग है वो किसके हाथ में होती है? रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती है। इट कंज्यूमर्स
it ensures that adequate amount of merchandise are on hand and sold at prices that the consumers are willing to pay to ensure a profitable operation। और इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो ये इंश्योर करती है कि एडिक्वेट अमाउंट में जो मर्चेंडाइजिंग है, वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ जाएगी, कंज्यूमर्स के हाथ में जाएगी, कंज्यूमर्स को वो सेल करेंगे और कंज्यूमर भी विलिंगली इन चीज़ों का पे करेंगे और इससे ये एक प्रॉफिटेबल ऑपरेशन जो है वो चलता रहता है, यानी कि जो लाभ है उसका जो सिस्टम है वो चलता रहता है। नेक्स्ट है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग। फर्स्ट हमने पढ़ा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग, सेकेंड है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग। बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग प्रोवाइड्स सर्विस फॉर गुड्स बाइंग कंसल्टेंसी। जो बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग है वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है गुड्स की बाइंग कंसल्टेंसी के लिए, यानी कि जो भी सामान है उसको खरीदने के लिए। बाइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्रोक्योरमेंट ऑफिस फॉर द बायर्स। बाइंग एजेंसी जो होती है वो अपने जो बायर्स होते हैं उनके लिए एक प्रोक्योरमेंट ऑफिस की तरह काम करती है। सेलिंग थ्रू बाइंग एजेंसीज इज प्रॉफिटेबल फॉर एक्सपोर्टर्स एज इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। और बाइंग एजेंसीज के द्वारा जो भी सेलिंग होती है वो एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉस्ट और टाइम सेविंग है वो सिग्निफिकेंट होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बाइंग एजेंट इज़ टू आइडेंटिफाई वेंडर्स, नेगोशिएट कॉस्ट, चेक इन प्रोसेस क्वालिटी, द परफॉर्म प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन। और जो बाइंग एजेंट्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे, कॉस्ट को नेगोशिएट करेंगे, चेक इन प्रोसेस क्वालिटी यानी कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको चेक करेंगे, और प्री शिपमेंट क्वालिटी यानी कि जब उसको शिप कर रहे हैं उससे पहले की जो क्वालिटी है उसका भी इंस्पेक्शन करेंगे। कौन करेंगे? बाइंग एजेंट। दे कीप ए रेगुलर कंट्रोल ओवर क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस दौरान भी जो भी आइटम है, जो भी फैशन आइटम है उसकी क्वालिटी को बनाए रखेंगे और उसकी क्वालिटी को रेगुलर जो है वो कंट्रोल करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे। नेक्स्ट और थर्ड है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग। टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ बेस्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ए मर्चेंडाइजर इन एन एक्सपोर्ट हाउस। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जो एक मर्चेंडाइजर होता है उसका एक्सपोर्ट हाउस में क्या रोल होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजर इन एन एक्सपोर्ट हाउस। जो एक्सपोर्ट हाउस होते हैं वहाँ पर दो तरह के मर्चेंडाइजर होते हैं। एक तो द बायर मर्चेंडाइजर यानी कि खरीदने वाला, और दूसरा प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर, दूसरा जो कि प्रोडक्शन करता है। द बायर मर्चेंडाइजर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द बायर एंड द मैन्युफैक्चरर। जो बायर मर्चेंडाइजर होता है वो एक तरह से लिंक होता है किसके बीच में? बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, यानी कि एक मर्चेंडाइजर क्या है? मैन्युफैक्चरर है, और दूसरा मर्चेंडाइजर क्या है? बायर है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से जो बायर है वो सामान लेगा और किसको देगा? कंज्यूमर को। तो वो ये एक जो मैन्युफैक्चरर है और जो बायर है उनके बीच में लिंक की तरह काम करता है। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ensuring दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, जो भी रिक्वायरमेंट होती है बायर की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आपके जो भी बायर मर्चेंडाइजर होता है उसकी होती है। सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग, सैम्पलिंग एंड कम्युनिकेशन विद द बायर। और इसलिए जो भी सोर्सिंग है, जो भी सैम्पलिंग है और जो भी कम्युनिकेशन है बायर के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है। द प्रोडक्शन मर्चेंट्स ऑन द अदर हैंड, और जो प्रोडक्शन मर्चेंट्स होते हैं यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, आर ए लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड बायर मर्चेंट। ये किसके बीच में लिंक होते हैं? प्रोडक्शन और बायर मर्चेंट के बीच में लिंक की तरह काम करते हैं। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ensuring दैट द प्रोडक्शन गोज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसका जो शेड्यूल है वो किस तरह से होगा और जो बायर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो भी प्रोडक्शन मर्चेंट्स होते हैं उनकी होती है। नेक्स्ट है अदर कॉन्सेप्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन फैशन मर्चेंडाइजिंग दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड आर। अब हमें ये देखना है टारगेट मार्केट क्या होता है। टारगेट मार्केट इट इज़ डिफाइंड एज कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स वन इज टारगेटिंग एट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। ये एक ऐसा मार्केट होता है
यानी कि ये एक ऐसे टारगेट कंज्यूमर्स होते हैं जिनको कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है। It is essential to understand the target market as this will allow the sales department to focus on the category of consumers who are most likely to purchase the offering। और ये जो टारगेट मार्केट होता है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अलाउ करता है सेल्स डिपार्टमेंट को, ये जो भी कैटेगरी के कंज्यूमर्स होते हैं वो किस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा लाइक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो सेल्स डिपार्टमेंट्स है वो बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो टू इंश्योर द हाइएस्ट रिटर्न फॉर द मार्केटिंग और सेल्स एक्सपेंडिचर। और ये इंश्योर करता है हाइएस्ट रिटर्न फॉर द मार्केटिंग। दिस कैन बी डन थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन। और ये मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज ए स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए लार्जर मार्केट इनटू सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव कॉमन नीड्स एंड एप्लीकेशंस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट। और जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है उसको जो एक लार्जर मार्केट होता है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है, अलग अलग सब सेट में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके सब सेट में इसको डिवाइड किया होता है। अग हमें अब मार्केट जो सेगमेंटेशन है उसको कितने तरह से डिवाइड किया है उसके बारे में देखना है। सबसे पहले डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है ये पॉपुलेशन पर बेस होता है, जैसे एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड इनकम। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ सिटीज़, स्टेट्स एंड रीजन। अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग जो सेगमेंटेशन होता है उसको जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। क्लाइमेट ऑफ वेरियस प्लेसेज में वेरी एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज चॉइस ऑफ मर्चेंडाइज स्पेशली एज सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स इज क्लाइमेट डिपेंडेंट। जैसे कि एक जैसे क्लाइमेट वाले जो भी रीजन होते हैं, जो भी स्टेट होते हैं, वहाँ पर अलग तरह का सेगमेंटेशन होगा तो उसको हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे। जैसे कुछ स्टेट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर उस तरह के आइटम जाएंगे जो वहाँ के लोग उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में पहनना पसंद करते हैं। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर उस तरह के आइटम जाएंगे, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उस तरह के आइटम जो है वो जाएंगे। तो इस तरह का जो भी सेगमेंटेशन होता है उसको हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल लाइक सोशल एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, लेजर परस्यूट्स, नीड्स एंड वॉन्ट्स। और ये जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है ये डिपेंड करता है कि जो भी पर्सन है उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, यानी कि उनकी सोशल एक्टिविटीज़ किस तरह की है, उनके इंटरेस्ट किस तरह के हैं, उनका लेजर परस्यूट्स क्या है, नीड्स क्या है और वॉन्ट्स क्या है। पीपल हैविंग सिमिलर लाइफस्टाइल कैन मेक अप ए टारगेट मार्केट ग्रुप। एक जैसी लाइफस्टाइल के जो पीपल होते हैं उनका टारगेट मार्केट ग्रुप भी अलग से बनाया जाता है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज पे बेस्ड सेगमेंटेशन होता है। मैनी टाइम्स रेटिंग ऑफ यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज डन। यहाँ पर बहुत बार जो प्रोडक्ट्स है और जो सर्विस है उनकी रेटिंग भी की जाती है। दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग द सर्विस प्रोडक्ट एंड मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और रेटिंग के आधार पर जो भी सर्विस होती है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि और इससे ये जो सेगमेंटेशन है ये बाकी सेगमेंटेशन से काफ़ी डिफरेंट होता है। एज ए मर्चेंडाइजर वन नीड टू इंटरप्रेट कंज्यूमर डिमांड ऑल्सो। एक जो मर्चेंडाइजर होता है वो एक जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको इंटरप्रेट किस तरह से करता है। देयर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड वर्ड्स कंज्यूमर्स बाइंग मोटिवेशंस आर। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है जो कस्टमर है उसकी बाइंग किस तरह की है, यानी कि वो किस तरह की चीज़ें जो है वो खरीदना पसंद करता है। मर्चेंडाइजिंग राइट्स, जो मर्चेंडाइजिंग होते हैं उनके राइट कौन कौन से हैं। राइट मर्चेंडाइज, रिटेलर मस्ट फिल देयर शेल्व्स विद द मर्चेंडाइज दैट द कस्टमर वांट्स। कस्टमर किस तरह की चीज़ें चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो रिटेलर है वो चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करता है। एट राइट प्लेस, द लोकेशन ऑफ मर्चेंडाइज इज़ द प्राइम इंपॉर्टेंस सिंस इट डिसाइड एसेसिबिलिटी। जो लोकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए, सही प्लेस होना चाहिए कि जो मर्चेंडाइज है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो कस्टमर तक एसेसिबल करवा सके, सही टाइम पर पहुंचा सके। एट राइट टाइम, मच मर्चेंडाइज इज सीजनल इन नेचर एंड मस्ट बी ऑन हैंड व्हेन इट इज़ मोस्ट नीडेड। जैसे सर्दियों के टाइम में हमें सर्दियों के वस्त्र चाहिए, गर्मियों के टाइम में गर्मियों के वस्त्र चाहिए, तो सीजन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो, तो एट राइट टाइम पर जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए इन राइट क्वांटिटी।
जितनी क्वांटिटी में जो चीज़ें हैं, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो भी मिलनी चाहिए। राइट प्राइस, जो भी जो स्टोर है उसके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए और जो भी कंज्यूमर्स है उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें हैं उनके प्राइस होने चाहिए। यानी कि इतने कम हो कि हर कोई कंज्यूमर उसको खरीद सके और इतने ज़्यादा हो कि जो हमारी शॉप है या जो हमारा जो भी स्टोर है उसको भी कोई नुकसान नहीं हो, उसको भी प्रॉफिट हो। विद राइट प्रमोशन, जो भी चीज़ें हैं या जो भी आइटम्स है, जो भी अपने गुड्स हैं, वो इस तरह से प्रमोट किए जाने चाहिए ताकि जो कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो उन चीज़ों को ले सके। फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरव्यू द रिटेलिंग। फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ से भी आपके छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। Organization structure include a clear understanding of the authority and responsibility for each job to be done. Organization system differ with the difference in types of merchandise, size of retail firm and target customer. अब हम देखते हैं कि फैशन रिटेल बिजनेस होता क्या है। इसमें एक स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर होता है, दूसरा डिपार्टमेंट स्टोर और तीसरा चेन स्टोर। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर क्या होता है। इज़ ए नेबरहुड स्टोर, ये हमारे अड़ोस पड़ोस में जो छोटे मोटे जो भी दुकानदार होते हैं, दीज आर ओनर एंड फैमिली ऑपरेटेड सिंगल स्टोर। ये जो स्टोर्स होते हैं ये ओनर होते हैं, यानी कि अपने खुद के होते हैं और फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर, जो डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं ये इनमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, नॉन एज डिपार्टमेंट, जिनको हम डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे क्लोथिंग स्टोर अलग होगा, स्पोर्ट्स के जो गुड्स है वो अलग होगा, मोटिव जो सप्लाईज है वो अलग होगी, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे। सम डिपार्टमेंट स्टोर्स में भी सेल फूड प्रोडक्ट, और कुछ डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं जो फूड प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। जैसे आजकल जो मोस्टली मार्केट में हमें देखने को मिलता है, जो मार्ट बनाए जाते हैं वहाँ पर उनको हम डिपार्टमेंट स्टोर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं और उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर कहते हैं। फिर है चेन स्टोर, आर रिटेल आउटलेट दैट शेयर ए ब्रांड एंड सेंट्रल मैनेजमेंट एंड यूजुअली हैव स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस मेथड एंड प्रैक्टिसेस। जो चेन स्टोर्स होते हैं इनका मैनेजमेंट एक सेंट्रल मैनेजमेंट होता है और एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है और उसकी अलग अलग रिटेल आउटलेट्स बनी होती है अलग अलग जगहों पर, लेकिन इसको कंट्रोल एक ही जगह से किया जाता है। जैसे कि जितने भी ब्रांडेड चीज़ें होती है, तुम लोगों ने देखा होगा जो भी ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं वो एक ही नेम के शोरूम आपको अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिलेंगे। तो इनका जो एक कंट्रोल होता है वो एक सेंट्रल कंट्रोल होता है, सेंट्रल मैनेजमेंट होता है, और ये अपनी ब्रांड की अलग अलग जो रिटेल शॉप्स है वो अलग अलग सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है मेजर डिवीज़न, इसके अंदर आपके आ जाएगा मर्चेंडाइजिंग डिवीज़न, बाइंग, मर्चेंडाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, सेलिंग, फैशन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है सेल्स एंड प्रमोशन डिवीज़न, इसमें आ जाएगा आपके एडवर्टाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, स्पेशल इवेंट्स, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड कंट्रोल डिवीज़न, इसमें आ जाएगा आपके क्रेडिट, अकाउंट पेएबल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑपरेशनल डिवीजन में आ जाएगा आपके मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटी, स्टोर्स एंड मर्चेंडाइजिंग, प्रोटेक्शन, पर्सोनल, कस्टमर सर्विस एंड रिसीविंग एंड मार्केटिंग ऑफ मर्चेंडाइज। और लास्ट है पर्सोनल एंड ब्रांच स्टोर डिवीजन में फंक्शन सेपरेटली इफ़ द स्टोर ऑपरेशन आर वेरी लार्ज। तो ये आपका चैप्टर 9 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर, इसमें किस तरह से जो करियर है और कौन कौन से स्कोप्स है तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और आपका जो चैप्टर है इन मेरी शुभकामनाओं के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।